तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे टॉलर प्रोडक्शन का पहला पॉडकास्ट है। हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज रवि कुमार कोल जी। हम इनसे शेयर करेंगे। इनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसको लोगों जनमानस में जो जैज़ के नाम से बहुत फेमस है, बोल सकते हैं इसको। तो जैज़ के बारे में कैसे इसकी शुरुआत होती है, क्या ये काम कर रहे हैं, ज़मीन में कहाँ पे इनकी समस्याएं क्या पैदा हो रही हैं, इनकी चुनौतियाँ क्या हैं। ट्राइबल्स के लिए ये जल जंगल ज़मीन की जो बात ज़्यादातर ट्राइबल्स जो कम्युनिटी है उनकी सबसे बड़ी समस्या भी यही मानी जाती है। और हम स्कूलों में हमने कई बार देखा है कि ट्राइबल्स कल्चर को लेके हमने पढ़ाई की, हम देखते हैं, उन चीज़ों को पढ़ते हैं, उनके बारे में हम कहीं ना कहीं जानते हैं, लेकिन क्या वो सही मायनों में वो रह पा रहे हैं? क्या हम उनसे उसका एक्सपोजर हमको मिल पाता है? क्या हम वो देख पाते हैं? क्या वो सिर्फ किताबों में ही महदूद रह गया है वो चीज़ें? तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। जो आंदोलन होते हैं आजकल, अरावली मुद्दा हो गया, सोनम वांगचुक जो अभी कुछ समय पहले उनका भी एक अनशन पे बैठे हुए थे। इस तरह के ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, हम छत्तीसगढ़ में भी अभी देख रहे थे। ऐसे इस समय जो है आदिवासियों को शुरू से ही, हमेशा ही आदिवासियों को कुछ परेशानियां रही हैं। सारे समुदायों को कुछ न कुछ परेशानी तो होती हैं, लेकिन आज हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो आदिवासियों के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि आज हमारे आदिवासी लीडर हैं, हमारे भैया आज हमारे साथ आए हैं। इनका एक इंट्रोडक्शन लेंगे, इनके बारे में जानेंगे और इनसे गहन अच्छा डिटेल में बात करेंगे, और हो सकता है इसका दूसरा पार्ट भी लेके आएँ। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, हमारा प्राइम एसएमएस जो इसको आगे लाने का सारा जो मैनेजमेंट है, प्राइम एसएमएस के जो मेन फाउंडर नहीं वो कहेंगे, फाउंडर वो ऑफिस के हैं, उन्होंने जो है सारा मैनेजमेंट किया है। प्राइम एसएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो हमें एसएमएस से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हैं और डिजिटल चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। उसके बारे में आपको एक वीडियो मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो देखते हैं कि आज क्या हम कितने गहन हम बातें कर पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं भैया से। भैया का नाम मैंने आपको बता दिया है। भैया का नाम है रवि कुमार कोल जी, जो मैहर, सतना, इन जगहों पे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि यही मैहर में ही भैया आप जो हैं अध्यक्ष हैं। कि आप क्या क्या काम, सब आप डिटेल में बताइए अपने हिसाब से, एकदम रिलैक्स होकर। सबसे पहले आपने तो जो आदिवासियों की बात रखने का काम किया, जैस परिवार आपको तहे दिल से धन्यवाद करता है, जोहार करता है, क्योंकि आदिवासियों समाज की बात सोशल मीडिया या कि जन जागरूकता के तहत पहुंचाना बड़ी बात हो जाती है। टीवी चैनल हो, सोशल मीडिया हो, कोई मीडिया वाले आदिवासियों की बात नहीं रख पाते। इसलिए आपको तो पहले पूरे परिवार की ओर से आपका धन्यवाद जोहार करते हुए, मेरा नाम रवि कुमार कोल है, जय आदिवासी व शक्ति जैस का जिला अध्यक्ष मैहर से हूँ। और हम सतना, रीवा, मैहर, सीधी, शहडोल ताकि कभी सभी क्षेत्रों में जाते हैं। हमारा जय आदिवासी व संगठन जो है लोगों के हर दुख सुख में निरंतर काम करता रहता है। और आए दिन जब भी समाज में शोषण अत्याचार होते हैं, प्रताड़ित होती है, प्रताड़ना होती है, तो हम लोग निरंतर कहीं ना कहीं समाज को न्याय, समाज को ताकतवर, मजबूत, सशक्त, शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए निरंतर काम करते हैं। हाँ भैया, आपका जो संगठन है उसके बारे में आप थोड़ा सा ये बताइए कि जो ज़्यादा जोर होता है जिन चीज़ों पे, जैसे आपने तो बता दिया एक, कुछ अगर आप उसमें हाईलाइट बता सके कि इन मुद्दों में हमारा ज़्यादा वो थोड़ा अच्छे से समझा सके संक्षिप्त में, ताकि हमारी ऑडियंस आपसे एक रिलेशन बना सके। हमारी टीम है, शिक्षा के क्षेत्र, आर्थिक, रोजगार, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर काम करती है। आज हमारा समाज जो है शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित तो है। उसमें हमारी जय आदिवासी युवा शक्ति की टीम ने जो बड़ा निर्णय, हमारे टीम के बड़े बड़े लीडरों ने जो लिया, आज आपको देखने को मिल जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कि जो जय आदिवासी युवा शक्ति के टीम और जयस की जो कोचिंग संस्था चल रही है आदिवासी समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिर्फ आदिवासी समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, सभी समुदाय के बच्चे रहते हैं और हमारी निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलती है। अच्छा, ये सतना में एक्टिव है आपका ये सारा काम? हमारे सतना में काफी 7-8
कोचिंग सेंटर चलती हैं, काफी दिनों से 2017 से निरंतर जारी है। थोड़ा आप अपने आप परिचय जैसे देते दें कि आप कहाँ से आते हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ और कैसे आप इस संगठन से जुड़े, आपका मोटिवेशन क्या था, आप क्या चाहते हैं भविष्य को लेके क्या? थोड़ा बताइए अपने बारे में, थोड़ा ऑडियंस जाने आपको कैसे? मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज भी हमारे माता पिता दूसरों के यहाँ मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा को देखते हुए हमको पढ़ाने का काम किया। पढ़ते पढ़ते संगठन हमने रैली के माध्यम से, चाहे भीड़ का हिस्सा मानिए, रैली के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचा। जिस तरह लगा समाज को कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में निरंतर शोषण अत्याचार होते हैं, एक परिवर्तन की ओर जब तक समाज के युवाओं को समाज की रीढ़ बन के काम नहीं करेंगे, उनका कमान खुद कंधे पे नहीं लेंगे, तब हमारे समाज में कैसा परिवर्तन आएगा। तो हम सबके मसीहा, युवाओं के दिलों की धड़कन रामकृष्ण माननी कोल जी, जो कि जय आदिवासी व शक्ति के जैस के संभागीय अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी मुलाकात 2019 में हुई पहली बार। जब 19 में हुई तो रैली के माध्यम से उनसे हमारा परिचय हुआ। फिर धीरे धीरे करके आया तो 2020 में लॉकडाउन लगा, 2021 में हमारी थोड़ा उनसे ज्यादा बातचीत होने लगी। फिर उन्होंने, मैं अपने गांव में बच्चों के लिए किताब कॉपी पहाड़े पेन बांटने का काम किया और लोगों की थोड़ा थोड़ा करके मदद किया। उस समय मेरी एज 22 से 23 साल ही थी। जब हमने काम करना निरंतर किया तो सर ने कहा कि जब निरंतर आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जय आदिवासी शक्ति की टीम है, एक संगठन है, तो आपको इसमें जुड़ना चाहिए। और काफी जोश भी था उस समय, तो लगा कि समाज में परिवर्तन तो लाना है, कहीं ना कहीं बदलाव तो हमको देखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आपको हमारी टीम, उन्होंने कहा हमसे कि हमारी टीम आपको ब्लॉक अध्यक्ष बनाना चाहती है। तो थोड़ा थोड़ा आदमी को नॉलेज नहीं था, तो हमको लगा कि बड़ा पद होता है तो वो काम ना कर पाएंगे। फिर उन्होंने जैसे ही हमको मैसेज डाला तो हमको लगा कि खुशी एक ठो लगी कि काम तो हम करते हैं। और हम लोग उस गांव से बिलोंग करते हैं जहाँ की आज भी कहीं ना कहीं वहाँ कुछ कथाकथित लोगों के दबाव में हमारा समाज निरंतर रहा आता है। हमने उनसे इतना सीख लिया कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने हमको जो संगठन का दायित्व दिया, निरंतर आप देखी होंगे कि सोशल मीडिया में जितना जल्दी जय आदिवासी युवा शक्ति ने पूरे प्रदेश में, पूरे भारत देश के कोने कोने में जो आदिवासी समाज में एक बढ़िया मूवमेंट लाया, जो बदलाव की दिशा लाया, कहीं ना कहीं बदलाव आया। फिर हमको थोड़ा लगाव हुआ संगठन की ओर। तो मैं पहले गांव में ही रहता था, फिर जैसे सतना में आया। आपका जन्म कहाँ? मेरा जन्म एक छोटा सा गांव है, गांव का नाम चिरहाई है, आपके रामनगर ब्लॉक में आता है। और अभी तो जब हम लोग सतना जिले में थे, अभी तो मैहर सतना से अलग हुआ है, तो हम लोग का प्रॉपर जिला मैहर ही है। और वही छोटे से गांव से एक मजदूर वर्ग से हम लोग आते हैं। तब भी घर वालों ने अच्छा सपोर्ट किया। माता पिता है ना, बच्चों के लिए भगवान का दर्जा होते हैं, उन्होंने हमारी हर ख्वाहिशों को पूरी की और समाज में निरंतर भेजने का काम किया। समाज को हम लोग रात दिन संघर्ष करके परिवर्तन लाना चाहते हैं। फिर रही बात जो सर ने कहा, फिर उसके बाद जब 2022 में हमने ज्यादा एक्टिव में यहाँ काम किया, उसके बाद 22 के बाद जब हमने 23 में जय आदिवासी युवा शक्ति के टीम ने विश्व आदिवासी दिवस में हम लोग ने तो कार्यक्रम किया। तो कार्यक्रम करते हुए तो यहाँ जो 2023 में तो जय आदिवासी युवा शक्ति की टीम ने पूरा नेतृत्व, काफी संगठन थे लेकिन नेतृत्व जय आदिवासी युवा संगठन का था। और लोगों की हर परिस्थितियों को देखते हुए हमने संगठन चलाया। संगठन को हमने कभी पीछे छोड़ने का वो नहीं किया। फिर उसके बाद 2022 के बाद निरंतर अपन लोग रहे, 23 में भी काम किए। 23 में जब आपका मणिपुर घटना हो, मणिपुर घटना के हमने आंदोलन किया। आंदोलन से ही एक तो चेहरा नहीं जैसे निकल के आता, तो कहीं ना कहीं लोगों ने हम पे भरोसा किया, विश्वास किया और आगे लाने का एक तो जो जोश और जुनून था। कहीं ना कहीं उन्होंने जो हमारा प्रोटोकॉल, हमारा मान सम्मान रखा, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगा समाज में बेहतरीन बदलाव लाना चाहिए। फिर हमने 2023-24 में जय आदिवासी शक्ति की टीम ने यहाँ पूरा अकेले ही नेतृत्व किया। और 23 और 24 में हमारा एक आंदोलन था। आंदोलन को हम लोग ने लीड कर रहे थे। फिर जब जानते हैं कि जब लीड करते हैं, जब आंदोलन, कोई आंदोलन का वो होता है, रूपरेखा होती है, तो कहीं ना कहीं वो जोश में होते हैं। बिल्कुल। तो जो 2024 का था, तो पूरा जय आदिवासी युवा शक्ति की टीम ने जो निरंतर प्रयास किया, तो जो 2024 में कलेक्ट्रेट का गेट तोड़ने का काम किया, तो कहीं ना कहीं समाज में एक आक्रोश था, युवाओं में आक्रोश था। और उस आक्रोश को देखते हुए युवाओं ने हम पे ज्यादा भरोसा किया
कि यहाँ के अगर कोई नेतृत्व तो अच्छा लीडर कर सकता है, पढ़ा लिखा कोई लोग कर सकते हैं, तो उन्होंने हम पे निरंतर भरोसा किया। आपने 24 से, खासकर मैं 24 के पहले तो क्षेत्र में नहीं जाता था गांव-गांव। अब तो हमारी पूरी टीम डोर टू डोर कैंपेन करती है, लोगों के बीच में छोटी सभा, बड़ी सभा, चौपाल लगा के मीटिंगें लेके समाज में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए रात दिन काम करती है। उसी को देखते हुए जो इस बार जो अपन काफी 2025 आया, 25 में हमारी हमने एक टीम को बड़े स्तर में लाया। अब बड़े स्तर में लाने के बाद हमने पूरा टीम को गठित किया, पूरे आपके सतना व मैहर के सभी ब्लॉकों में टीम गठित किया। टीम गठित करने के बाद कहीं ना कहीं युवाओं में जोश और ताकत थी कि कहीं ना कहीं चाहो आदिवासी समाज के इतने संगठन थे, इतनी पार्टियां, इतने लोग थे, लेकिन आपने सतना व मैहर में देखा होगा कि 2023 और 25 2 साल में इतना अच्छा कहर और शासन प्रशासन से आंख में आंख मिलाकर जो युवाओं ने अपनी भागीदारी दिखाई, तो उसमें कहीं ना कहीं जयस का नेतृत्व था। मतलब जो आपकी वो रहती है, मतलब जो आपका संगठन है उसमें कुछ कार्य होते होंगे आपके, तो जैसे आपके जो अध्यक्ष हैं, तो आपको किन कार्यों में, मतलब जो आपका संगठन है उसके अनुसार आपको किन कार्यों को करने के लिए वहां से आपको आदेश होता है, जैसे क्या क्या कार्य जो है? हमारे संगठन में जो ऊपर से टीम आती है, ऊपर जो टीम गठित करती है, लोगों को जो एक तो फॉर्मेट आता है, तो अपन को मानना यह है कि जो टीम वहां से वर्क दिया कि लोगों के बीच में शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, तो वो तो सभी संगठन करते हैं, है ना। करने का जो तरीका होता है वो किसी ना किसी का अलग होता है। जो वहां से टीम आती है, फिर क्योंकि ऐसा हम लोग को अनुमान लगा कि जो हमारा जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन है, तो काफी हमारे जो लीडर हैं कि देखिए, जो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, तो अपने जैसे जिले के दूसरे मुद्दे होंगे, दूसरे जिले के दूसरे मुद्दे होंगे, प्रदेश भर में दूसरे दूसरे मुद्दे आते हैं, तो हमने जो वहां से लेटर आते हैं कि आपको ये काम करना, क्योंकि जो बड़े स्तर में का आंदोलन होते हैं तो बड़े स्तर में सभी प्रदेश में करते हैं ना, सभी जिले में करते हैं, लेकिन जो जिले का मुद्दा होता है तो अपन को क्षेत्रीय लोगों के बीच में देखना है, क्षेत्रीय लोगों को मदद करना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्षेत्रीय लोगों से देख के जो हमारी बात रहती है तो हम अपने टीम तक वहां तक पहुंचाते हैं, जो हमारे लीडर होते हैं उनसे बात करते हैं कि अपन को ये आंदोलन करना है। आपकी डेली बात होती है कि कुछ स्पेशल ओकेजन होता है 15 दिन में, तब होती है हमारी, जब आफत पड़ती है, मजबूरी आती है, तो हमारी टीम बात करती है डोर टू डोर, आमने सामने बात करती है, या कि फिर हमारी जो टीम है, जो हमारे लीडर्स हैं, बैठ के मीटिंगें होती हैं, बड़ी मीटिंगें होती हैं, प्रदेश स्तरीय होती है, जिला स्तरीय होती है। सबसे बड़ी मीटिंग जो हाल में हुई हो? अभी जिले में हुई है, सतना जिले में हुई है, प्रदेश में हुई है, और बड़ा निर्णय भी आया है। तो जितने भी मुद्दों पे था वो, तो अगर बता सकते हैं। अभी मीटिंगें हुई हैं, तो अभी ये संतोष वर्मा जी के समर्थन में जो आपके 18 जनवरी 2026 को एक बड़ा सम्मेलन मानिए कि बड़ा जन आक्रोश आंदोलन मानिए, SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जो कि आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ आंदोलन होने वाला है। उसमें हमारी टीम ने प्रदेश स्तरीय बैठक की और जिला स्तरीय और ब्लॉक में सभी जगह मीटिंगें हुई। तो हम लोग जो ये आंदोलन होते हैं तो समीकरण देखते हुए बनाते हैं कि अपन को ब्लॉक स्तरीय करना है तो जिले में बात कर लेते हैं, जिले की जो टीम होती है, जिला स्तरीय करना है तो अपन प्रदेश में बात करते हैं, और जो प्रदेश स्तरीय होती है तो फिर राष्ट्रीय स्तरीय बात करके एक टीम गठित करते हैं। तो अभी 18 तारीख को आपका एक आंदोलन टाइप कुछ होने वाला है? बिल्कुल, हमारा आंदोलन संतोष वर्मा जी के समर्थन में हमारी काफी प्रदेश में और आपके पूरे भारत देश के कोने कोने ब्लॉकों में ज्ञापन आंदोलन हो चुके हैं। और अभी जो 18 जनवरी 2026 को जो आंदोलन होने जा रहा है, कहीं ना कहीं जो संविधान बचाओ, है ना, आरक्षण बचाओ जो आंदोलन होने जा रहा है, तो एक समुदाय को लेके नहीं हो रहा। आपको बताना चाहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जिसको आरक्षण का लाभ मिलता है, आज सोच लीजिए आरक्षण का लाभ, ये नहीं कहते कि हम आरक्षण के लायक, है ना, आरक्षण जब तक नहीं रहेगा। आप देखिए, उन्होंने जो संतोष वर्मा जी के समर्थन में हमारी पूरी टीम SC ST सभी कर रहे हैं समर्थन, सभी संगठन कर रहा। तो जो कहने का मतलब था कि अभी जो 23 नवंबर 2025 को बिरसा मुंडा धरती भगवान बिरसा मुंडा जी के पखवाड़े के रूप में एक तो समाज को शोषण मुक्त ताकतवर सशक्त समाज बनाने के लिए उन्होंने 27 मिनट का उद्बोधन दिया। कहीं ना कहीं समाज उनसे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे हितों की बात कर रहे, लेकिन यहाँ के कुछ कथाकथित लोगों ने जो संविधान को नहीं मानते, जो यहाँ मनवादी व्यवस्था फैलाना चाहते हैं, जो संविधान को नहीं मानते, हमारी पूरी टीम, हमारा पूरे लोग
संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, संविधान के संवैधानिक दायरे पर आके काम करते हैं। तो उसी 7 मिनट के बाइट को लेकर पूरे प्रदेश देश विदेश में चलाने का काम किया और यहाँ एक माहौल बनाने का काम किया। और उनको बड़े बड़े लोगों की तरफ से धमकी भी आ रहे थे, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। तो हमारी जो टीम है, हमारी टीम बस नहीं, हमारे जितने लोग हैं, उन्होंने जो कहा कि संतोष वर्मा जी वो बात रख रहे थे कि समाज में इतना ही उन्होंने कहा था कि समाज में आरक्षण तब तक रहेगा तब तक जब तक भेदभाव छुआछूत है। आरक्षण तब तक होना चाहिए जब तक हम लोग एक दूसरे के बराबरी में नहीं आ जाते। उन्होंने जो उनके शब्द थे, तरीके थे कि जब तक हम एक दूसरे से साथ उठन बैठन नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ खाना पीना स्टार्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ बेटी बेटे का रिश्ता नहीं करेंगे, है ना। और उनके क्षेत्र में जो जैसे अपन लोग भी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, जो संबंध होता है तो भाईचारे का संबंध एक होता है। तो उन्होंने जो इसको दिखाने का काम किया और उनकी जगह जगह आपने देखा ही होगा कि उनके जो जगह जगह लोगों ने पुतला जलाया और उनके जो IAS थे, कलेक्टर रैंक थे, संविधान का सबसे बड़ा सर्वोच्च पद होता है, संवैधानिक पद में पदस्थ थे। अब वो सोच लीजिए कि उनको हटा कर उनके पर मुकदमे करने का बात है। तो उनको हमारा पूरा समाज ने कहा कि अभी संतोष वर्मा जी के समाज के लोग जिंदा हैं और जब तक हम लोग तो कंधे से कंधे, जब तक संतोष वर्मा जी को न्याय नहीं मिला तब तक हमारी टीम निरंतर साथी है और आगे भी रहेगी। तो फैमिली बैकग्राउंड में जाऊंगा आपके वापस से। पिताजी आपके क्या करते हैं? अगर आप पिताजी हमारे, है ना, पिताजी आज भी दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं और हमारे बड़े भैया रीवा में रहते हैं आपके। उनके 2 बच्चे हैं और बच्चे वहाँ उनके पढ़ते भी हैं और हमारा एक छोटा भाई भी है ना। छोटे भाई की हमने शादी भी कर दिया, उसके अभी 1-2 महीने बच्चे हुए। और हमने तो समाज के लिए अपना पूरा जीवन ही निछावर करके रखा है। हमारे माता पिता का अच्छा सपोर्ट है। उन्होंने कहा कि समाज में एक आप ऐसा नाम बनाइए, एक ऐसा माहौल बनाइए जो समाज में आज तक कोई कभी ना किया हो। इसलिए हमने अभी तक कुछ ज्यादा वो नहीं सोचा और भविष्य में भी नहीं सोचते हैं कि समाज के लिए ही पूरा जीवन समर्पण रहेगा। और हम लोग संघर्ष करते हैं। हमारी माताजी भी आज दूसरे की यहाँ मजदूरी करती हैं, तो हम लोग को भी लगता है कि इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी अगर माता पिता आज दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको भी शर्म आता है। लेकिन जब समाज की हालत दुर्दशा देख लेते हैं, और हम लोग 3 भाई हैं और हमारी बहन भी नहीं थी, तो माता पिता ने हमारा काफी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं और शायद आगे भी करते चले आएंगे। उनका जो जितना रहता है तुम्हारे लिए काफी है और हमारे लिए तो भगवान ही है। या आंदोलन पे ही आते हैं वापस। सोनम वांगचुक के बारे में, जैसे अभी उनका लगभग कुछ समय पहले ही उनका भी अनशन चल रहा था और उनकी मांग थी लद्दाख में लेकर के, कुछ उनकी लेजिटिमेट मांग थी। उस पे आपका संगठन या आपकी क्या राय है? सोनम वांगचुक जी की बात जो है ना, जो वो शेड्यूल 6वीं सूची की बात कर रहे थे लद्दाख की, और उन्होंने जो आंदोलन पहले किया था लद्दाख से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च किया, उसमें भी हमारी जय आदिवासी युवा की टीम ने उनका समर्थन किया। और जो लद्दाख को एक सांसदीय क्षेत्र घोषित करवाने के लिए जो उनका अनशन था, अभी हमारी जो भी लद्दाख जो सोनम वांगचुक जी के ऊपर मुकदमा हुआ, रास्को लगा, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक क्षति हुई। जो सोच लीजिए कि देश के लिए इतना बड़ा काम किया सोनम वांगचुक जी ने, समाज देश के लिए इतना काम किया, इतना संदेश मैसेज दिया। और आपको पता भी होना चाहिए कि जो देश में जो नौजवान होते हैं, जो सिपाही होते हैं, उन्होंने उनके लिए भी इतना अच्छा काम किया था। वो शायद है कि उनको पुरस्कार भी मिला था सोनम वांगचुक जी को। आज सोच लीजिए शासन प्रशासन के लोग, सोनम वांगचुक जी को रास्को हो गया, एनएसएस में वह बंद है, अब उनको सोच लीजिए जेल हो गई। तो समाज में कहीं ना कहीं तो ये कहीं ना कहीं क्रोध पैदा ही करता है कि जो समाज की बात करता है, जो समाज की 5वीं 6वीं सूची की बात करता है, पैसा एक्ट की बात करता है, तो वो हमारे लोग के ऊपर मुकदमा जेल कैसे हो जाता है। इसी से मिलता जुलता सवाल ये रहेगा कि जो आज भी का समय है, बड़े आंदोलन हो रहे हैं जगह जगह पे एसटीज को लेकर के, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर के। तो जो आप बड़े मुद्दे से अरावली का होने वाला है, तो अभी इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि 1 तारीख को आपका अरावली को लेकर के होने वाला है। तो अरावली में आपको समस्या क्या है और उस समस्या को आप कैसे देखते हैं और उसके लिए आप क्या करना चाहें? मतलब क्या बात रही अरावली की, हमारे पूर्वजों ने भी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ा और हमारे लोग सदियों से लड़ाई लड़ा। अगर आदिवासी समाज न होता, आदिवासी समाज तो ऐसा नहीं कहा जाता, विश्व में सभी जगह विश्व में है ना, और अभी डाटा में भी 194 देशों में आदिवासी समाज है। तो जो अरावली की बात रही, तो आपके गुजरात से लेके दिल्ली तक जोड़ती हुई एक पर्वत श्रृंखला है,
4 राज्यों से मिलकर बनी हुई है। अगर अरावली, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, जो जजमेंट आया है, उसका कहना यह है कि जो अरावली पठार पर्वत है, जो श्रृंखला है, वो 100 मीटर के नीचे, 100 मीटर के अगर नीचे 1 इंच 1 फुट भी है, वो अरावली श्रृंखला पे नहीं आएगी। और वो अरावली को बेचने का काम यहाँ के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो यहाँ के नेता मंत्री हैं, और जो यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अब यहाँ की पहाड़ों में ही तो आपको आयक्स मिलेंगे, सोना मिलेंगे, चांदी मिलेंगे, और आपको कोयला मिलेंगे, बड़ी बड़ी खदान लगाएंगे। तो अरावली से हमारे समाज में बस नहीं, पूरा मानव जाति में कहीं ना कहीं दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। अब उसके बाद देखिए कि मरुस्थल लगा है, रेगिस्तान का मरुस्थल लगा है। और अभी आपने देखा ही, कोरोना काल में देखा होगा कि ऑक्सीजन से हमारे लोग कैसे तड़प रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब वो पूरा जल जंगल जमीन नष्ट हो जाएगा और यहाँ के बड़े बड़े लोग उद्योगपतियों को दे देंगे, तो अगर सोच लीजिए कि वो जब रेगिस्तान का वो रेत रहेगा, अभी तो हमारे लोग एकदम स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, है ना, नहीं तो फिर वो रेत उड़ती रहता है कि अभी तो क्या मरुस्थल से अड़ जाती है रेत। अगर वो रेत अड़ गई, ठीक है, अगर नहीं पूरा पर्वत पठारी खत्म हो जाएगा। और अरावली विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, तो अगर वो नष्ट हो जाएगी तो हमारे मानव जाति है ना, हमारी मानव जाति में कहीं ना कहीं दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। हम लोग ये चाहते हैं, आपने अभी दिल्ली का देख ही रहे हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि वहाँ जो पेड़ पौधे इतना ज्यादा है नहीं, पर्वत पठार देखने को नहीं मिलते। तो हमारे आदिवासी समाज को आप आज से नहीं, सदियों से लेकर देखेंगे कि क्योंकि जल जंगल जमीन की रक्षा किया है, पर्वतों की रक्षा किया है, और करता रहेगा। आपसे एक सवाल करूंगा मैं कि देखिए, डेवलपमेंट जरूरी है, हम सब जानते हैं। कोई भी अगर नई माइनिंग हो रही है कहीं पे, है ना, उद्योग लगे हैं बड़े बड़े, कल कारखाने लगे हुए हैं, वो होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर हम वो करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं हमको नुकसान देखने को मिलता है कि वायु प्रदूषित हो जाती है, सांस की समस्या आ जाती है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि, और जब हम देखते हैं कि अगर हम जंगल का जीवन देखा जाए तो वहाँ पर शुद्धता तो है, लेकिन हमारी सुविधाएं कम हो जाती है वहाँ पे, जैसे कि कम्युनिकेशन नहीं है, बस नहीं है, सड़कें नहीं है, इस तरह की चीज़ें। तो आप इनको कैसे देखते हैं कि इसको बीच का रास्ता कैसे निकाला जाएगा कि हम आपने आपने जैसे कहा कि जो जल जंगल में आयक्स खनिज है ना, लिग्नाइट पत्थर, चूना पत्थर, ये कुछ भी है, तो अगर जो सरकारें जो उसको निकालने का काम करेगी, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि भारत देश को सोने की चिड़िया, है ना, भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना। जब यहाँ अंग्रेज आए, तो जो यहाँ के अपन जहाँ जहाँ सिटी बन गई है, यहाँ यहाँ भी आयक्स था, सोना था, कोयले थे, सभी कुछ थे, लेकिन यहाँ से उन्होंने निकाल के चले गए। अब ये बचे कहाँ? जल जंगल जमीन। अब सोच लीजिए कि जिनके बाप दादा ने इस बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन बनाया हो, इस माटी को सोना बनाया हो, और इसके देखभाल में इनकी पीढ़ियां कुर्बान हो गई हो, तो वो समाज उस धरोहर को कैसे छोड़ेगा, उस विरासत को कैसे छोड़ेगा? तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो आदिवासियों के प्रति नाकामी है, तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज को कलंकित करती है। ये बताइए कि अब चुनाव होने वाले हैं, 2027 में चुनाव है, 2028 में चुनाव है, तो आपका क्या संगठन है, सामाजिक कार्य करता है? हमारा संगठन सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, बेरोजगारी, राजनीतिक, तो देखिए अभी हमारे कोई बड़े टीम ने गठित नहीं किया कि हमारी टीम कभी चुनाव लड़ेगी, लेकिन जैसा उनका आदेश रहेगा, है ना, क्योंकि हम समाज में हमारे डोर टू डोर कैंपेन होते हैं, लोगों के बीच में उठना बैठना होता है। आज आपका मान स्तंभ भी देखने को मिलता है कि जब तक हमारे लोग खुद पार्लियामेंट नहीं जाएंगे, विधानसभा नहीं जाएंगे, लोकसभा नहीं जाएंगे, तो हमारे समाज की बात कौन रखेगा? तो हमारा जो समाज है, पूरी जनता यहाँ की है, और वो चाहेगी तो वो भी संभव है। हम लोग ने तुम्हारा वो भी है फॉर्मेट ही चार चार चीजों को लेकर रहता है: आर्थिक, बेरोजगारी, शिक्षा और राजनीतिक। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज राजनीति के क्षेत्र में जा रहा, और जाना भी चाहिए। जब तक हमारे खुद लोग पार्लियामेंट नहीं जाएंगे तो उनके बजट कैसे होंगे, उनकी बात वहां कौन रख पाएगा? आवाज हम जान भी रहे होंगे कि पार्लियामेंट से बड़ी कोई किसी के लिए पास कोई नहीं होती है ना, इतने भी एजेंडा वहां से पास होते हैं तो सिर्फ वहीं से होते हैं। तो हमारी टीम अभी भी 2027 और 2027 में क्षेत्रीय चुनाव होंगे, पंचायती चुनाव होंगे, है ना, तो उसमें भी हमारे लोग भागीदारी करेंगे। जैसा टीम का निर्णय होगा, हम निर्णय नहीं लेते, जैसे टीम का निर्णय होगा, जो क्षेत्र जनता चाहेगी वो होगा। आप सतना और मैहर जैसे क्षेत्रों में आसपास यहाँ पे आप जो है कार्य कर रहे हैं, आप देखते होंगे कि समस्याएं क्या है यहाँ पे। इतनी यहाँ पे मैं बात करूंगा बेरोजगारी की,
ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं। बोला जाता है शायद एशिया की सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्री हमारे ही इस क्षेत्र में सतना में है। तो क्या लगता है आपको कि इतना होने के बाद भी आप देखते हैं कि यहाँ बेरोज़गारी बिल्कुल ख़त्म है? बिल्कुल, आपने कहा कि एशिया की सबसे श्रीमंत अगर कहीं से जाती होगी तो सतना सतना से जाती होगी। और आपको बता दें कि जितनी भी सीमेंट की फैक्ट्रियां बनी हैं, लगी हैं, वो कहीं न कहीं आदिवासियों की ज़मीन में ही लगी हैं। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के जो जिनकी कंपनियां हैं, वो लोग आदिवासियों को कहीं न कहीं ज़मीन से बेदखल किया। उनके साथ षड्यंत्रपूर्वक काम किया। कहीं न कहीं आपके अभी यही हम देख लेंगे कि जो ये क्षेत्र लगा आपके सतना में, सगमनिया से लगे क्षेत्र, काफ़ी बाऊपुर लगे हुए क्षेत्र हैं। उनकी ज़मीन के इतने कम-कम दाम में लोग खरीद के और इनको ही विस्थापन करने का काम किया, इनके साथ षड्यंत्र करने का काम किया। अब एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी लगना यानी सोच लीजिए कि उस समाज में, जिस समाज की ज़मीन में लगी है, जिस समाज की धरोहर में लगी है, तो कहीं न कहीं उनको रोज़गार देने का काम करे। लेकिन उनको भी रोज़गार नहीं दी और आज हम लोग समाज हमारा बेचारा पलायन करता है। अब सोच लीजिए कि बिल्कुल एक भी 1% भी नहीं मिलता। हमारे लोग आज भी अगर ये माना जाए कि अगर देखा जाए कि सीमेंट कंपनियों में आदिवासी समाज के लोग तो 1% आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पूरे बेचारे बेरोजगार लोग हैं। तो कहीं न कहीं ये कंपनी वाले भी हमारे साथ षड्यंत्र करते हैं। इसलिए तो अभी आपने जो कहा कि जो जल जंगल जमीन को जो खनन जो कोयला निकलता, वहाँ हमारे ही जमीन से, हमारी ही धरोहर से निकलता, फिर हमको रोजगार नहीं मिलता। कहीं न कहीं हमारे लोग तो और वंचित हो जाएँगे। जमीन से बेदखल तो हो ही रहे हैं और उनके पास तो कोई रोजगार भी नहीं है। आप काम करते हैं सॉरी सतना और मैहर क्षेत्र में आप जो हैं एक्टिव हैं, देखते हैं यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आप क्या देखते हैं ट्राइबल्स की? यहाँ सतना के अंदर अगर देखा जाए सतना व मैहर, मैं तो पूरे प्रदेश में ही चला जाता हूँ और मैं पूरे प्रदेश में आंदोलन करता हूँ और रीवा सीधी सतना शहडोल सभी जगह करता हूँ। लेकिन जो अभी बता दीजिए, एक बार आप पहले यहाँ मैहर सतना को बता दीजिए, एक बार पूरे प्रदेश। फिर अभी आपने जो मैहर और सतना की बात की, हमारे समाज में ज्यादातर मुद्दे आते हैं जमीनी मुद्दे। आपको अगर बता दें कि 1960 1985 जो कि वन अधिकार अधिनियम भी 1985 में लोगों को दिया गया, तो कहीं न कहीं आज हमारे समाज के लोगों के पास जब भारत देश गुलाम था, है ना? जब भारत देश ही गुलाम था, तब हमारे लोगों के पास भारत में आदिवासियों के पास 60 से 65% जमीन हुआ करती थी। लेकिन भारत देश आज आजाद होने के बाद भी आज हमारे आदिवासी समाज की हालत बदतर से बदतर हुई जा रही है। आज हमारे लोगों की डाटा में सिर्फ और सिर्फ 3% जमीन दिखती है। तो हमारी जमीन गई तो गई कहाँ? और दूसरी जो लड़ाई हमारी निरंतर रही आती है, जो हम लोगों के बीच में क्षेत्र में जाते हैं, जिनके बाप दादा के नाम पे आज भी डाटा कागजों में रिकॉर्ड में नाम शो करता है और यहाँ के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े यहाँ के गुंडे मवाली और यहाँ के साहूकार लोग उनकी जमीन में कब्जा किए बैठे हैं। हमारी पूरी टीम ने एक बड़ा निर्णय लिया कि अभी तो हम इनके पूरे कागज इकट्ठा करेंगे और बड़े स्तर में चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे अपनी जान की आहुति देना पड़े, लेकिन हम अपनी जमीन को संरक्षित करने का काम करेंगे। पूरे ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में भी यही समस्या है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में ज्यादातर हम माना जाए कि जो वन विभाग हमारे समाज को आए दिन सताता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 5वीं 6वीं ऐसा एक 13-3 का कहता है। रूढ़ी प्रथा यही कहती है कि जहां आदिवासी समाज निवासित है और जहां पैसा एक्ट कानून है, जहां लागू है नहीं लागू, तो ये सोच लीजिए कि अभी हमने कहा बाहर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई कोर्ट नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी कहता है, 5 जनवरी 2011 का जजमेंट कहता है कि भारत देश का 9% आदिवासी इस देश का रियल मालिक है, इस देश का मूल मालिक है, इस देश का शासक हुक्मरान है। जब सुप्रीम कोर्ट बोलती है तो यहाँ के सरकार को मानना चाहिए, यहाँ के लोगों को मानना चाहिए, लेकिन नहीं मानते। तब भी हमारे समाज के साथ, आदिवासी समाज के साथ आए दिन शोषण अत्याचार आपको देखने को मिल जाते हैं और ये आए दिन प्रताड़ित होते हैं। जिस देश का सोच लीजिए, जिस देश को इन्होंने बनाया, जिस लोगों ने इस देश को अपने जमीनों में बसाया, आज वो गरीबी स्तर में कैसे हैं? उनकी आर्थिक क्यों नहीं मजबूत होती? उनकी शिक्षा क्षेत्र में क्यों नहीं मजबूत होती? तो कहीं ना कहीं तो ये हम पे और सरकार को शर्म महसूस करना चाहिए। संस्कृति के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, एक सवाल करूँगा कि आप ये बताइए कि ट्राइबल कल्चर बहुत अपने आप में बहुत यूनिक है और बहुत डाइवर्स है। हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी पूरी दुनिया में जानी जाती है कि कितना विभिन्न कल्चर से मिलके विभिन्न संस्कृति को मिला करके बना। बिल्कुल, आदिवासी ट्राइबल कल्चर जो है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कोई एक ऐसा कल्चर जो
लोगों से मतलब जो जिसके बारे में लोग ज़्यादा ट्राइबल्स के एक निकटता नहीं देखते हैं। आप उसके बारे में बताइए ताकि उनको एक क्यूरियोसिटी वो जानना चाहें कि हाँ यार ये कितना अच्छा कल्चर है। बिल्कुल, जो आपने देखा ही होगा, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश दुनिया की बात है और क्षेत्रीय बात भी बताएँगे कि जो आदिवासी कल्चर होता है, आदिवासी कल्चर तो कल्चर एक मान लीजिए कि वो प्राकृतिक पूजक है, प्रकृति की पूजा करते हैं। उनकी धरोहर, उनकी परंपरा अलग है, उनके पहनावे, वेशभूषा भी आपको अलग देखने को मिल जाएगी। उनके रहन-सहन, खान-पान में भी आपको उन खुद आप अपने उन दूसरे से चेंजेस देखेगी। जो उनका पहनना, जो उनके नेत्र भी हैं, जो कला है, संस्कृति है, अलग देखने को मिलेगी। और हमारा जो एक कोल ट्राइब है, अगर मैं कोल ट्राइब से बिलॉन्ग करता हूँ, तो उनका एक ठो कोल दादर होता है, जो कि लोग और महिला महिला और पुरुष एक साथ अपना ढोल ढपका लेके वो साथ में नृत्य करते हैं। तो कहीं न कहीं आदिवासी समाज में जैसे-जैसे आप दूसरे राज्य में जाएँगे, कोल दहका, कोल दहका हाँ, तो जो कोल दहका होता है, कोई स्पेशल साल भर में किसी हाँ, जो हर साल जो रहता है कि जो ठंडी के महीने होते हैं, तो अपन लोग एक ठो आग लगा के या कि उसके करके महिलाएं लेकर अपना जो दादर होता है, बजाने का यंत्र होता है, तो नृत्य करती महिला और पुरुष नृत्य करते हैं। तो ये कहीं न कहीं समाज में एक सांस्कृतिक है। और आपको हर ये कहने का मतलब मेरा है कि जो आदिवासी समाज है, जो अपन झारखंड में जाएँगे, राजस्थान जाएँगे, है ना? महाराष्ट्र जाएँगे, गुजरात जाएँगे और मध्य प्रदेश जाएँगे, छत्तीसगढ़ जाएँगे, तो कहीं न कहीं थोड़ा चेंजेस मिलेगा। लेकिन क्या है ना, करने का तरीका अलग होता है, लेकिन सब वैसे ही मुँह है। और हमारे नेत्र भी आपको देखने को अलग मिलेंगे कि पहनावा तो देख ही रहे हैं, वेशभूषा से आप पता चल जाएगा कि ये कहीं न कहीं आदिवासी समाज से बिलॉन्ग करता है। जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के, जब मुझे जो एक आदिवासी एक्सपोजर मिला, वो पहली बार जो मिला वो किताबों में मिला, जो कि जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी होगा आपको। नरसिंहपुर के आगे जो पातालकोट जो क्षेत्र है, जहाँ के कुछ लोग हैं जो कि खेती नहीं करते हैं, आप जानते बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश का जो पातालकोट है, वो एक ऐसा कोट है कि वहाँ तो बोला जाता है कि जो सूर्य की किरण भी है, उस जंगल के अंदर भी नहीं प्रवेश कर पाती, है ना? तो कहीं न कहीं जब सोच लीजिए कि वहाँ के क्षेत्र के लोग, जहाँ सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाती, वहाँ के लोग खेती-किसानी में करने में कैसे वंचित रहेंगे ना? अब उनके लिए हम जब वो सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँच पाती, तो उनके लोगों के बीच में हम बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, रोजगार और ये स्वास्थ्य कैसे पहुँचाएँगे? हमको तो क्या सोचने का आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि जो हमारी जो कल्चर है, उनको हम एज़ अ टूरिज़्म की, जैसे मध्य प्रदेश टूरिज़्म की बात होती है, मध्य प्रदेश में विभिन्न संस्कृतियाँ, उसको जो है दूसरे प्रदेश से, दूसरे विदेशों से लोग आते हैं देखने के लिए। तो क्या ट्राइबल कल्चर को भी उतना महत्व मिलता है मध्य प्रदेश में टूरिज़्म के नाम पे? उनको इतना प्रमोशन मिलता है उस नाम पे विदेशों से, या फिर मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशों के लोग आ पाते हैं, कि लगता है कि नहीं, इस तरफ ध्यान बिल्कुल, क्या है कि जो टूरिज़्म की बात हुई, जो प्रकृति को देखने की हाँ, पर्वतों पहाड़ों को देखने में आते हैं टूरिज्म, तो बहुत हम लोग को भी गर्व होता है कहीं ना कहीं देखने को। लेकिन आज जो सरकार की जो षड्यंत्र है, जो आदिवासियों के लिए जो षड्यंत्र रच के रखी है कि उनके जो वो वहां से निवास कर रहा, ये कहीं ना कहीं जू बनाने के माध्यम से कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योग लगा देता है। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज को आहत होती है, क्षति होती है। फिर उन आदिवासी समाज को वो पलायन कर देते हैं, वहां से विस्थापन कर देते हैं। जब हमारे लोग जिस क्षेत्र में, जिस गांव में सदियों से रह रहे हों और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप देखते हैं कि इस वजह से आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि बाहरी लोग आएँगे तो वहाँ कुछ ना कुछ इंटरवेंशन होगा। बिल्कुल होता है। यहाँ की जो बाहरी लोग आते हैं और बाहरी लोग का क्या रहता है कि उनकी जो मानसिक स्थिति रहती है, स्ट्रांग रहती है, जो कि पूरा क्षेत्र घूमे होते हैं। तो अपना कल्चर ले आके हमारे लोगों को दोषारोपण करके उनमें परिवर्तित कर देते हैं। तो हमारे समाज को कहीं न कहीं क्षति भी होती है। और जब बड़े-बड़े उद्योग लगा देते हैं, जैसा कि अगर टूरिज़्म बनाएँगे, जहाँ टूरिज़्म होगा तो जो ज़ू बना देते हैं। और उस गाँव में अगर ज़ू बना तो सोच लीजिए कि एरिया तो लेंगे ही, पूरा पर प प पहाड़ ले लेंगे। तो वहां से हमारे लोग को पलायन कर देते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बताइए कि जिस घर परिवार में 4 भाई हैं, चारों भाई अगर वहां से पलायन करेंगे, विस्थापन करेंगे और दो भाई कहीं और चले गए, 2 भाई कहीं और चले गए, तो फिर उस तरह का तालमेल नहीं बन पाएगा ना। तो कहीं न कहीं हमारे समाज में क्षति और होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा इसी में कि देखिए, अगर हम नहीं बताएँगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो अन्य लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे में कुछ संस्कृतियाँ ऐसे में विलुप्त भी हो सकती हैं, ठीक है? तो इसको एक बीच का रास्ता बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आप एकदम ही बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसा टूरिज़्म जैसे टाइप की, या फिर हमको शो नहीं करना चाहिए, या फिर आप इसको ये सोचते हैं कि नहीं, कोई एक ऐसा होना चाहिए कि हमारी संस्कृतियाँ भी ना नष्ट हों और टूरिज़्म में जो है लोग आ भी सकें? तो आपने देखा ही होगा कि जो आदिवासी धर्म कोड
एक तो कालम होता है। तो पहले ये जो कालम था आदिवासियों का, जो धर्मकोट कालम था, पहले की जनगणनाओं में होता रहा। आपके शायद है कि 1932, 1933 और 37 में ऐसा होते रहा। तो कहीं ना कहीं आदिवासी को दर्जा दिया था। लेकिन जैसे जैसे ये स्वदेशी लोग आते रहे, विदेशी लोग आते रहे, तो हमारे समाज को कहीं ना कहीं धर्म में धर्मांतर परिवर्तन भी किया और उनको अपने धर्म में ले जाकर वो किए। अब सोच लीजिए कि यहाँ आदिवासी समाज ये एक ताकतवर समाज माना जाता है। आज उसकी हालत वो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी कितना पीछे है। तो कहीं ना कहीं वो बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षति होती है जब तक हम लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर नहीं मानेंगे। आपने संविधान में भी देखा होगा कि कुछ ऐसे लिखे हुए हैं कि जो आदिवासी कल्चर, रीति रिवाज, परंपरा नहीं बचेगी, वो फिर आदिवासी सर्टिफिकेट से बाहर हो जाएगा, आदिवासी कास्ट से बाहर हो जाएगा। आप क्योंकि आप आदिवासी समाज से भी आते हैं, आपने गाँव का जीवन देखा भी होगा शायद। तो आप क्या देखते हैं कि आपके पहले कुछ क्योंकि अब विदेशों में तो बहुत शहरों में बहुत परिवर्तन हो गया है। जो पहले की जो कुछ संस्कृतियाँ थी, जो कुछ कल्चर होते थे, वो खत्म हो चुके हैं। आप क्या आदिवासी इलाकों में भी उनकी कुछ संस्कृति में कुछ बदलाव देख रहे हैं कि वो अभी भी अपने जो के त्यों बने हुए हैं वो जो? बिल्कुल, हम लोग ने तो गांव में रहने के बाद एक अच्छा सीख मिला, सीख जानने की कि अगर किसी गांव में किसी व्यक्ति को अगर दुख हो जाता है ना, दुख सुख में वो हमेशा साथ खड़े रहते हैं। अब बात रही अगर यही शहरों में ले ली सिटियों में, तो अगर आपने सोच लीजिए तो अपने घर से दूसरे घर नहीं जाते लोग, दूसरे के साथ बैठते ना बोलना पसंद करते, सिर्फ अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। तो जो हमारा समुदाय है, तो कहीं ना कहीं एक समूह को बना के रखता है, एक सजा के रखता है, एक बढ़िया मोमेंट तैयार करता है। मैं इसमें वो वाला कॉन्टेक्स्ट जोड़ना चाहूँगा, आप अभी बताएँ ना कि कोल जो एक ढोल वाला जो एक रिचुअल होता है आग जला करके, ऐसी एक्टिविटी अभी भी है ऐसी कि कुछ ऐसी गायब हो चुकी हैं, आप वो करना बंद कर दी? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो अभी भी हो रहा है और ये सतना के अंदर, रीवा के अंदर हमने तो देखा है, अभी भी चालू है। अभी हमने 3-4 कार्यक्रम भी हो चुके। तो ये देखने को मिलता है, किसी-किसी गाँव में ना मिला, खुदा न खास्ता। जैसे आपके पिताजी बताएँ कि हमारे पहले टाइम में ये कुछ चीज़ें किया कर जाते थे, अब तो वो चीज़ें देखनी ही बंद हो गई क्योंकि कुछ लोग तो शहर भी चले जाते हैं, उनका शहर के जाने से कुछ न कुछ आप लेके भी आते होंगे वापस? शहर में जाने के बाद हमने एक ही सीख अच्छी रखी कि जो शहर में जातिवाद होता है थोड़ा कहीं ना कहीं कम होता है और गांव में जातिवाद ज्यादातर देखने को मिलता है और हमारे लोगों को वहाँ सताते भी बहुत है। और हम जिस गांव में रहते थे, हमारे गांव में भी बहुत सताया जाता था। आज भी कहीं कहीं अपने चाहे सतना और पन्ना, रीवा, सीरी साइड में देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो उच्च श्रेणी में लोग आते हैं, है ना, तो उनके सामने लोग हमारे बैठना नहीं पसंद करते थे, वो एक साथ बैठ नहीं पाते थे। लेकिन जब हमारे लोग पढ़ना स्टार्ट किए, जो सिटी में बिलोंग करते हैं, थोड़ा जातिवाद सिटी के अंदर थोड़ा कम है, लेकिन गांव में आज भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं परंपरा को चेंज करना चाहिए, है ना। इसीलिए जो बात है तो काफी बात होती रहती है।